हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए जो आपके AMRS की वैकेंसी आई है अकाउंटेंट की, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसी अकाउंटेंट की आई है आप लोगों की, मैं उसकी प्रिपरेशन करा रही थी आपको। तो उससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोज अपलोड करी हैं इसमें, तो अगर आप लोग नहीं देखी हैं तो अलग से चैनल पर प्ले लिस्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। आज की वीडियो में आपके अकाउंटेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं, बही खाता पद्धति का मुख्य संबंध किससे है। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद डिजाइनिंग फॉर सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड डाटा, recording financial data relating to business operations, interpreting data for internal and external users, all of the above। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बुक कीपिंग जो होती है उसका मुख्यतः संबंध किससे है, वो किससे स्पेशली रिलेट करती है। जैसे आप हिंदी में बुक कीपिंग को पुस्तपालन भी कहते हैं। तो पुस्तपालन पद्धति जो होती है वो किससे रिलेट करती है कि जो डेटा होता है उसको रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने, सारांशित करने की जो एक प्रणाली होती है उससे, या फिर व्यवसाय संचालन से संबंधित वित्तीय डेटा रिकॉर्ड करना, या फिर आंतरिक और बाहरी उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा की व्याख्या करना, या फिर ये सभी। तो जो पुस्तपालन पद्धति होती है उसमें होता है ये जो बिजनेस को हम ऑपरेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो आपके ट्रांजेक्शन होते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, वित्तीय लेन देन होते हैं, मौद्रिक लेन देन होते हैं, उनका लेखा करना, किस तरह से हम उनको रिकॉर्ड रखें। जब उसका रिकॉर्ड रखेंगे तो उसी के बेसिस पे आगे हम जो अकाउंटिंग होती है जिसमें आपका लेजर बनाया जाता है, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो सब कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बुक कीपिंग होगी उसका मतलब क्या हो जाएगा या उससे क्या या किस चीज से वो मेनली रिलेट करती है, तो रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय लेखांकन का मूल्य कार्य क्या है। द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू record all business transactions, interpret financial data, assist the management in performing functions effectively, none of the above। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका मेन काम क्या होता है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है या प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कि जितने भी व्यावसायिक लेन देन होते हैं सबका रिकॉर्ड रखे, जो वित्तीय डेटा होता है उसकी व्याख्या करे, कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में प्रबंधन की सहायता करे, या उपरोक्त से कोई भी नहीं। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, वित्तीय लेखांकन होता है, उसका मेन जो एम रहता है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो हो जाता है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जितने भी बिजनेस में लेन देन हो रहे हैं उन सबका रिकॉर्ड रखना, क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे हम जर्नल बनाते हैं, तो लेजर बनाते हैं, अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स की तरफ जाते हैं जिसमें आपका पेनल हो जाता है, बैलेंस शीट हो जाती है, उसके बाद उसी के बेसिस पे आगे स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस की तरह समझ लिए चलता रहता है, लेकिन उसमें मेन काम हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो सारे ट्रांजैक्शन है उसका रिकॉर्ड रखना। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय विवरण का आंतरिक उपयोगकर्ता नहीं है। ऋणदाता, प्रबंधक, निदेशक मंडल, कर्मचारी। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, जो वित्तीय विवरण आप तैयार करते हैं, उसका कौन जो होगा वो इंटरनल यूजर नहीं होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं तो कुछ वो बाहरी व्यक्ति जो होते हैं जो बिजनेस से रिलेट नहीं करते, बाहरी होते हैं, उनके लिए हेल्पफुल भी होते हैं, और जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस के इंटरनल यूजर्स होते हैं, उनके लिए भी होते हैं। तो इसमें से कौन से ऐसे हो जाएंगे जो कि इंटरनल यूजर नहीं होगा उन स्टेटमेंट्स का। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं तो उसमें जो मैनेजर्स होते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो एम्प्लॉयज होते हैं, ये तीनों ही क्या होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो लेंडर्स होते हैं यानी कि जो ऋणदाता हैं, जो कि कंपनी को या कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, उसको ऋण दे रहे हैं, लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, वो जो होते हैं वो कंपनी के इंटरनल यूजर नहीं होते, वो एक्सटर्नल यूजर होते हैं, क्योंकि उनका जो लेना देना होता है, जो कंपनी में उनको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे होता है, कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो उनको तो इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। बाकी जो मैनेजर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वो सब कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन पुस्तकों में नहीं दिखाया जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि जो आप अकाउंट्स बना रहे हैं अपने, तो उसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका रिकॉर्ड आप उसमें नहीं रखेंगे। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस ₹10,000, पेड कमीशन फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ₹200, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹15,000 फॉर रिसेल, रेजिग्नेशन ऑफ मैनेजर मिस्टर मोहन। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है या कौन सा ऐसा लेन देन है जिसका रिकॉर्ड आप बुक में नहीं रखेंगे। एक है जो ऑफिस के लिए रेंट दिया गया है, पे किया गया है 10,000 का, और दूसरा हो जाएगा जो कमीशन जो आपने परचेज किया था, कुछ उसको कमीशन पे किया था, जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किए थे उस पर आपने कमीशन पे किया है 200 का, या फिर जो आपने जो परचेज की है गुड्स क्रेडिट पर उधार पे 15,000 रुपए की रीसेल करने के लिए उसको, या फिर जो रेजिग्नेशन है, जो मैनेजर हैं मिस्टर मोहन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है उसको। तो यहाँ पर आपको पता होगा जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं वहां पर हम सिर्फ जो फाइनेंशियल होते हैं नेचर के, जिनका मौद्रिक रूप में होते हैं, मॉनेटरी होते हैं, वित्तीय प्रकृति के होते हैं, सिर्फ हम उनको ही शामिल करते हैं, उनका ही लेखा रखा जाता है, उनका ही रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यहाँ पर जो रेजिग्नेशन दिया है मैनेजर मिस्टर मोहन ने, वो क्या है, वो वित्तीय प्रकृति का नहीं है, इसलिए हम उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे, उसका लेखा नहीं रखा जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से बही खातों को तैयार किया जाता है। ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट्स फ्रॉम डैश, जर्नल, वाउचर्स, सब्सिडरी बुक्स, बोथ ए एंड सी। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो आप लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, जो ट्रांजेक्शन आप पोस्ट करते हैं, जो लेजर अकाउंट होता है उसमें, क्योंकि जब हम जो एंट्रीज कर रहे होते हैं लेजर में तो उसे पोस्टिंग बोला जाता है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं खतियाना और इंग्लिश में बोलते हैं पोस्टिंग करना। तो उसको उन ट्रांजेक्शन की जो पोस्टिंग हम करते हैं वो किससे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको कहीं पर रिकॉर्ड उनका रखा होता है, उससे ही अपना लेजर तैयार कर रहे होते हैं। तो कहाँ पर वो रिकॉर्ड होता है, जर्नल में होता है, वाउचर्स में होता है, जो सहायक किताबें बुक्स होती हैं, सब्सिडरी बुक्स उनमें होता है, या फिर बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर जो जर्नल हम बनाते हैं और जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, जैसे कि परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, सेल रिटर्न बुक है, कैश बुक है, इस तरह की जो सहायक किताबें, इस तरह की जो सहायक रखी जाती हैं बुक्स, उनके माध्यम से, और जो मेन जर्नल हम बना रहे होते हैं उनकी हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से हम बनाते हैं लेजर। क्योंकि सबसे पहले होती है बुक कीपिंग, उसके बाद हो जाती है आपकी अकाउंटिंग, जिसमें कि हम जर्नल और लेजर बनाते हैं, और जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं उसके बाद हम अपने आते हैं फाइनल अकाउंट्स पर, जो कि हो जाते हैं मेमोरेंडम अकाउंट हो जाता है, पीएनएल हो जाता है, और हो जाता है आपका बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन किए गए हैं उनकी पोस्टिंग की जा रही लेजर अकाउंट में किससे होगी, जर्नल और सब्सिडरी बुक दोनों से होगी। तो एक आंसर हमारा होगा बोथ ए एंड सी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा रोकड़ बुक में 500 रुपए का बैलेंस क्या दर्शाता है। पेटी कैश बुक हैज ए बैलेंस ऑफ ₹500, दिस रिप्रेजेंट्स अ प्रॉफिट, एन एसेट, अ लायबिलिटी, अ लॉस। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो पेटी कैश बुक बनती है, जो पेटी कैश बुक क्या हो जाती है, जो छोटे मोटे लेन देन होते हैं दिन भर के, जो डेली के आपके एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए एक कैश बुक रखी जाती है, इसे पेटी कैश बुक कहते हैं। तो उसमें अगर बैलेंस 500 का दिखा रहा है तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्रॉफिट है, एसेट है, लायबिलिटी है, या फिर लॉस है। वो हो जाती है हमारी एसेट होती है, क्योंकि कैश जो है वो आपकी करंट एसेट ही मानी जाती है, करंट एसेट ही होती है, इसलिए जो बैलेंस दिखाएगा हमारा वो हमारी एसेट हो जाएगी, क्योंकि वो बैलेंस अगर बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे तो किस साइड आएगा, वो एसेट के साइड में आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रय पुस्तक डैश का एक भाग है, परचेज बुक इज ए पार्ट ऑफ डैश, लेजर, जर्नल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो परचेज बुक होती है, जो क्रय पुस्तक होती है, वो किसका एक भाग होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो बुक कीपिंग होती है उसके बाद जर्नल और उसकी कुछ जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सहायक किताबें होती हैं, सहायक बुक होती है, वो बनाई जाती हैं, जिसमें से एक आपकी परचेज भी मैंने बताई थी। तो क्या हो जाएगी, परचेज बुक होगी वो जर्नल का एक पार्ट होती है। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी, जर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रय बही रिकॉर्ड करती है, सेल्स बुक रिकॉर्ड्स द कैश सेल ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, डील इन, ऑल सेल्स ऑफ गुड्स डील इन, ऑल सेल्स ऑफ आइदर गुड्स आर एसेट। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो सेल बुक होती है उसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपको पता होगा एक कैश सेल होती है और एक क्रेडिट सेल होती है।
जब हम कैश में सेल कर रहे हैं तो वो कहाँ जाता है, हमारा जो कैश होगा वो दिखाया जाता है जो कैश बुक हम बनाते हैं वहां पर। लेकिन जब हम क्रेडिट पर सेल कर रहे होते हैं, यानी कि जिसका अमाउंट हमको फौरन रिसीव नहीं हो रहा होता है, तो वो सेल जो होती है वो दिखाई जाती है सेल बुक में। एक आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग अक्सर लगा देंगे कैश सेल में या फिर ऑल सेल में, ऐसा नहीं होगा। जो कैश में सेल होगी वो जाएगी कैश बुक में उसका अमाउंट, लेकिन जो आपकी क्रेडिट पर सेल होगी वो जाएगी सेल्स बुक में। एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनरी की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी 500 रुपए मजदूरी खाते से डेबिट किया गया था। ये एक त्रुटि है। Wages paid on the installation of machinery ₹500 had been debited to wages account. It is an error of omission, commission, principal, compensating. तो आपने पढ़ा होगा कई तरह के एरर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि वेजेस जो है वो मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए पे की गई थी 500 रुपए की, और उसे जो वेजेस अकाउंट है जो मजदूरी खाता है उसमें डेबिट कर दिया गया है। तो ये जो अशुद्धि हुई है, ये जो एरर आया है वो नेचर किस तरह के नेचर का है, चूक में अशुद्धि है या फिर सिद्धांत की है या फिर क्षतिपूर्ति की अशुद्धि है। तो ये क्या हो जाती है कि ये सिद्धांत की अशुद्धि है, ये आपकी प्रिंसिपल की अशुद्धि है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। जो एरर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा वो 4 टाइप्स के आएंगे। फर्स्ट हो जाता है आपका क्लरिकल एरर, जिसमें 2 तरह के आ जाएंगे। एक होता है एरर्स ऑफ ओमिशन, दूसरा हो जाता है एरर्स ऑफ कमीशन, यानी कि भूल की अशुद्धियां और लेखे की अशुद्धियां। सेकंड हो जाते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक अशुद्धियां। थर्ड होता है क्षतिपूरक अशुद्धियां यानी कि कंपनसेटरी एरर, और फोर्थ हो जाता है 2 बार लिखी जाने वाली अशुद्धियां यानी कि एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। तो इतने टाइप के एरर्स होते हैं। एग्जाम में कोई भी आपका क्वेश्चन किसी से भी रिलेटेड आ सकता है, तो आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। जो लिखी अशुद्धियां होती हैं यानी कि जो क्लरिकल एरर्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि 2 तरह के होते हैं। तो कभी कभी जो बुक्स हम बना रहे होते हैं उसमें ट्रांजेक्शन्स को लिखते टाइम, उनकी रिकॉर्डिंग करते टाइम, या फिर पोस्टिंग करते टाइम, या फिर टोटल करने में, या फिर बैलेंस से निकालने में इस तरह की अशुद्धियां हो जाती हैं, एरर हो जाता है। 2 तरह का होगा, एक तो भूल की और दूसरी हो जाती है लेखे की। तो जो भूल की अशुद्धि होती है, एरर ऑफ ओमिशन होता है, उसमें ये रहेगा कि कभी कभी जो हम अपनी बुक्स में अकाउंट बना रहे हैं, जो उसमें ट्रांजेक्शन हम लिख रहे हैं, तो कभी कभी पूरी तरह से भूल जाते हैं किसी ट्रांजेक्शन को लिखना, या हम आधा अधूरा लिखते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, तो वहां पर वो हो जाती है हमारी भूल की अशुद्धि, एरर ऑफ ओमिशन। फिर आ जाता है दूसरा कि लेखे की अशुद्धि यानी कि एरर ऑफ कमीशन। इसमें ऐसा रहता है कि कोई सौदा या फिर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो आंशिक रूप से अथवा या फिर पूरी तरह से आपने गलत ही लिख दिया है, तो वो हो जाती है लेखे की अशुद्धि। इसमें भी कई तरह की रहती है कि जो आपकी प्राथमिक लेखिक यानी कि बुक कीपिंग करते टाइम आपने गलत लिख दिया, या फिर जब आप पोस्टिंग कर रहे थे तो वहां पर आपने गलती से जो है गलत दिखा दिया, जैसे कि 100 रुपीज की कोई चीज थी उसको आपने 90 का दिखा दिया, 10 रुपीज से क्या होगा, एरर आ जाएगा। या फिर आपको जो टोटलिंग करनी थी तो उस टोटलिंग करने में और उसका बैलेंस निकालने में गलती हो गई, तो यहाँ पर ये रहता है कि इससे आपकी जो स्टार्टिंग के जो आपने बनाए होते हैं ट्रांजेक्शन के जो एंट्रीज करी होती है वहीं पर गलती हो जाती है। फिर आ जाता है सैद्धांतिक एरर ऑफ प्रिंसिपल। जो सैद्धांतिक अशुद्धियां होती हैं इसमें क्या रहता है कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे, पर्सनल होता है, रियल होता है, और हो जाता है नॉमिनल। तो यहाँ पर सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, पर्सनल का अलग रूल है, रियल का अलग है, और नॉमिनल का अलग है। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको एंट्रीज करनी होती है। लेकिन जब आप उसकी रूल्स को ध्यान में ना रख करके अपने मन से एंट्री कर देते हैं, आपको जिसको डेबिट करना है क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना है डेबिट कर दिया, तो वो हो जाते हैं आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। और कंपनसेटरी एरर्स क्या होते हैं, कंपनसेटरी एरर में ये होता है कि जब एक अशुद्धि, एक एरर जो होता है दूसरे एरर से पूरी तरह से कट जाता है। तो उसमें क्या रहेगा आपका, अगर एज एग्जाम्पल हम लें कि एक साइड आपने क्रेडिट में जो है 500 रुपया बढ़ा दिए, दूसरी साइड आपने डेबिट में 500 रुपये बढ़ा दिए, तो वहाँ पर आपका टोटल बराबर ही आएगा, टोटल में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। आपसे गलती हो गई है लेकिन टोटल आपको दोनों साइड इक्वल ही रहेगा। तो ये हो जाती है क्षतिपूरक अशुद्धियां, यानी कि एक अशुद्धि को दूसरी अशुद्धि क्या होती है, बराबर कर। फिर आ जाता है कि जो एरर ऑफ डुप्लीकेशन यानी कि 2 बार लिखी जाने वाली, तो उसमें ये रहता है कि जब स्टार्टिंग की जो आप बुक कीपिंग कर रहे होते हैं या फिर जर्नल बना रहे होते हैं, तो कोई आप ट्रांजेक्शन को 2 बार लिख देते हैं, या फिर जब पोस्टिंग कर रहे होते हैं लेजर में तो वहाँ पर आप 2 बार पोस्ट कर देते हैं, तो वो हो जाता है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। तो इस तरह के होते हैं, ध्यान में रखिएगा, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी पर जो 500 का आया है एक्सपेंसेस, वो आपकी वेजेस में ना जा करके जो मशीनरी के ही व्यय होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, उसी की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये आपकी प्रिंसिपल की अशुद्धि हो जाएगी। एक आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2500 रुपए की बिक्री को किताबों में 250 रुपए दर्शाया गया, ये किस प्रकार की अशुद्धि है? A sale of rupees 2500 was entered in the books are rupees 250. It is an error of principal, partial commission, none of these. तो अभी मैंने आप लोग को समझाया इसके बारे में, तो आप लोग मुझे कमेंट करिए कि किस तरह की अशुद्धि है कि 2500 रुपए की थी जो सेल हुई थी, लेकिन जो बुक्स में हम जब एंट्री कर रहे थे तो हमने वहाँ गलती से 1 जीरो कम कर दिया, लेकिन वो 1 जीरो नहीं कम हुआ, वो आपके टोटल कितने पैसे कम हो जाएंगे, 2250 रुपए कम कर दिया आपने। तो वहां पर वो जो इस तरह की अशुद्धि हुई है, एरर आया है, तो वो कौन सा एरर हो जाएगा? तो आप लोग मुझे जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तलपट डैश का एक भाग है। ट्रायल बैलेंस इज ए पार्ट ऑफ डैश एन अकाउंट, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अ समरी ऑफ अकाउंट्स, ऑल ऑफ दीज। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो ट्रिकी भी है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है जो आप बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस ये चेक करने के लिए कि जो अकाउंट्स आपने बनाए हैं, जो लेजर आपने बनाए हैं वो सही है या नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि जो एंट्रीज आपने रखी हैं वो पूरी तरह से सही है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या ट्रायल बैलेंस जो होता है इस बात का पूरी तरह एक सर्टिफिकेट होता है या प्रमाण होता है कि जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो पूरी तरह से सही है? ऐसा नहीं होता कि वो 100% सही ही होंगे। अभी जैसे कि कुछ एरर्स ऐसे थे जिनको नहीं ढूंढा जा सकता था, अभी मैंने जैसे आपको समझाया उन एरर्स के बारे में। तो अगर इस तरह के एरर्स कोई कर दिए गए हैं जैसे कि कंपल्सेंट्री एरर्स हैं, तो उसको ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन एरर्स को नहीं ढूंढा जा सकता है। तो ये 100% नहीं कहा जा सकता कि जो ट्रायल बैलेंस होता है उस वो कोई था, अगर वो मिल रहा है, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, तो भी आपके अकाउंट सही है कि नहीं सही है। तो यहाँ पर वो किस चीज का पार्ट हो जाता है? तो वो पार्ट हो जाता है अ समरी ऑफ अकाउंट्स, यानी कि जो अकाउंट्स आपने रखे हैं उसकी एक संक्षिप्त व्याख्या करता है, एक संक्षिप्त रूप में आपको दिखाता है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आय का मापन किसके आधार पर किया जाता है? इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, नन ऑफ दीज। ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में। जितना भी आपके कॉमर्स रिलेटेड होता है, 1-2 क्वेश्चन इस पर जरूर आते हैं जो कॉन्सेप्ट आपके होते हैं। तो यहाँ पर जो इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जब जो है जो आय होती है उसको किस कॉन्सेप्ट पर मेजर किया जाएगा, तो वो हो जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि मिलान, जो मिलान अवधारणा होती है इस पर। तो इसमें जितने भी आपके लेखांकन की अकाउंटिंग की दे रखी हैं, बहुत सी हैं, तो उस पर अगर आपको चाहिए एक सेपरेट वीडियो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो जितने भी आपके लेखांकन के जो सिद्धांत दे रखे हैं उस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी। काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन उससे जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंगिबल एसेट। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन से एसेट जो है वो एक अमूर्त संपत्ति नहीं है। इन्वेस्टमेंट, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट। तो इसमें से कौन सी अमूर्त संपत्ति नहीं होगी? जो निवेश है, जो ख्याति है, या फिर जो कॉपीराइट या फिर पेटेंट का जो राइट होता है वो। तो यहाँ पर इंटेंगिबल एसेट की हम बात करें, अमूर्त संपत्तियां वो हो जाती हैं जिनको हम देख नहीं सकते। एसेट तो होती है, उनका वैल्यूएशन भी किया जाता है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। गुडविल को आप नहीं देख सकते, कॉपीराइट आप नहीं देख सकते, जो आपको पेटेंट मिलता है उसको भी आप नहीं देख सकते। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इंटेंगिबल एसेट नहीं है, बाकी तीनों क्या हो जाएंगी? इंटेंगिबल एसेट है। एक आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेंट्री का मूल्यांकन किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दर्शाया गया है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज डील विद AS2, AS5, AS4, AS6। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इन्वेंट्री है उसे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं वो उसमें से किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसको दिखाया गया है। इससे भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, कभी कभी मैचिंग में भी दे देता है। तो जैसे डिप्रिसिएशन है, अमलमेशन है, या फिर गुडविल है, या फिर आपका स्टॉक हो गया, या कैश फ्लो है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है कि किस में दे रखा है। यहाँ पर जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्री होती है उसको किस में दिखाते हैं, तो वो हो जाता है AS2, यानी कि अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 2 में इसके बारे में बताया गया है, व्याख्या की गई है और उसको दिखाया गया है। एक आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलपट डैश की जांच करता है। द ट्रायल बैलेंस चेक्स डैश वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो तलपट होता है, ट्रायल बैलेंस होता है, वो किस चीज की जांच करता है? अंतिम रहतिया, संपत्तियां, दायित्व, या फिर खातों की पुस्तकों की अंकगणितीय सटीकता की।
तो जो तलपट बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जब हम अपने जो लेजर है वो बना लेते हैं, अपनी जर्नल बना लेंगे, लेजर बना लेंगे, उसके बाद हम ये देखने के लिए कि जो हमने अकाउंट्स अपने बनाए हैं वो पूरी तरह से अर्थमेटिकली करेक्ट हैं या नहीं है, तो उसकी जांच करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। उसके बाद हम बनाते हैं पीएनएल और जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो। तो यहाँ पर जो तलपट होगा वो जांच करता है कि जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं वो अंगणितीय रूप से जिनका टोटल करने में कोई गलती तो नहीं हो गई है या किसी तरह की कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, तो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इस चीज की जांच करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, खातों की पुस्तकों की अंगणितीय सटीकता की जांच करता है। आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के और वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।